दुनिया का सबसे लंबा स्नेक है पाइथन। सभी पाइथन को अगर देखा जाए तो सभी पाइथन में सबसे लंबा पाइथन होता है रेटिकुलेटेड पाइथन, जो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 मीटर तक का होता है। दुनिया के सबसे भारी स्नेक की बात करें तो वो भी पाइथन ही है। लेकिन क्या आप किसी ऐसे स्नेक के बारे में सोच सकते हैं जो कि पाइथन से भी ज्यादा लंबा हो और उससे भी ज्यादा भारी हो? कोई ऐसा स्नेक जिसकी एवरेज लंबाई 13 मीटर हो और वजन लगभग 1.25 टन। ऐसा कोई स्नेक केवल बॉलीवुड या हॉलीवुड की फिल्मों में ही नजर आ सकता है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि ऐसा कुछ असल में है तो आइए बात करते हैं टिटानोबोआ के बारे में। वो स्नेक जो एवरेज 13 मीटर की लंबाई के साथ दुनिया का सबसे बड़ा स्नेक हुआ करता था और 1.25 टन वजन के साथ सबसे भारी स्नेक भी हुआ करता था। टिटानोबोआ को स्नेक ऑफ नाइटमेयर भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा कोई स्नेक अगर आपके सामने पड़ जाए तो ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। टिटानोबोआ इतना ज्यादा शक्तिशाली और भयानक स्नेक था कि ये बड़े बड़े क्रोकोडाइल्स को बांध कर खा जाता था। हालांकि कुछ लोग आज भी ये मानते हैं कि टिटानोबोआ एक मिथिकल क्रिएचर है। खैर, तो आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में टिटानोबोआ से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। टिटानोबोआ के बारे में माना जाता है कि टिटानोबोआ इस धरती पर लगभग 58 मिलियन सालों पहले हुआ करता था। टिटानोबोआ के कई सारे और भी फॉसिल्स ये बताते हैं कि टिटानोबोआ ने लगभग 66 मिलियन सालों पहले हमारी धरती पर रहना शुरू किया था। टिटानोबोआ के बारे में लगभग 1 डिकेड पहले तक किसी को कुछ भी पता नहीं था। ये सारी कहानी शुरू हुई साल 2009 से। कोलंबिया में एक खास तरह का फॉसिल मिला जिसे देखकर सभी वैज्ञानिक सन्न रह गए। ये फॉसिल किसी अलग तरह का था और स्नेक जैसा लग रहा था। टिटानोबोआ का यह पहला फॉसिल मिला था कोलंबिया की कोयले की खदानों में। ये सभी खदानें कोलंबिया के माराकाइबो लेक के पास थे, जो कि यह दर्शाता है कि टिटानोबोआ पानी के पास रहना कितना ज्यादा पसंद करते थे। जब पहला फॉसिल मिला तब उसकी जांच की गई। फॉसिल्स अलग अलग टुकड़ों में थे। जब उन्हें जोड़कर देखा गया तो यह पता चला कि ये एक स्नेक के फॉसिल्स हैं, जो कि एनाकोंडा जैसी प्रजाति का हुआ करता था। हालांकि यहीं पर एक दिक्कत शुरू हो गई थी। जहां वैज्ञानिकों के एक ग्रुप को ये लगता था कि उन्होंने एक नए तरह के जीव को खोज निकाला है, वहीं वैज्ञानिकों के एक समूह को ये भी लगता था कि जितने भी फॉसिल्स मिले हैं वो सभी अलग अलग जीवों के फॉसिल्स हैं, जिन्हें जबरदस्ती जोड़ दिया गया है। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि टिटानोबोआ को मिथिकल क्रिएचर का दर्जा भी दिया गया था। वो इसी कारण दिया गया था कि जहाँ भी इसके फॉसिल्स मिले हैं वहाँ उसके फॉसिल्स इकट्ठे नहीं मिले हैं, जो कि ये दर्शाता है कि हो सकता है कि टिटानोबोआ एक मिथिकल क्रिएचर है। हालांकि वो वैज्ञानिक जो इस पक्ष में थे कि टिटानोबोआ असल में एक जीव था जो कि इस पृथ्वी पर रहकर जा चुका है, उन्होंने अपनी रिसर्च को सोर्स बताते हुए ये कहा कि टिटानोबोआ का शरीर लगभग 250 से भी ज्यादा वर्टिब्रेट से मिलकर बना था, इसलिए उसके फॉसिल्स अलग अलग टुकड़ों में मिले हैं। वर्टिब्रेट के द्वारा ही किसी भी जीव का शरीर मिलकर बनता है। बिना वर्टिब्रेट के किसी भी जीव का शरीर खड़ा नहीं हो सकता, यहाँ तक कि इंसान का भी नहीं। अगर आप वर्टिब्रेट को अभी भी नहीं समझे तो आसान भाषा में ये समझिए कि वर्टिब्रेट रीढ़ की हड्डी के टुकड़ों को कहा जाता है। वर्टिब्रेट से ही रीढ़ की हड्डी बनकर तैयार होती है। अब आप ये तो समझ गए कि वर्टिब्रेट किसी भी शरीर के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, लेकिन क्या आप ये समझे कि टिटानोबोआ के शरीर में ये वर्टिब्रेट कहाँ होती होंगी? दोस्तों, कोई भी स्नेक होता है तो वो रेंगता है और टिटानोबोआ भी रेंगता ही था। रेंगते समय उसका बाकी शरीर सख्त होते हुए भी घूम सकता था। ये होता था केवल वर्टिब्रेट के कारण। यही हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ भी होता है। टिटानोबोआ के मिले फॉसिल्स पर रिसर्च करके यह पता लगा लिया गया कि किस तरह से टिटानोबोआ का शरीर बना था और टिटानोबोआ की एग्जिस्टेंस को भी साबित कर लिया गया था। इसके बाद टिटानोबोआ के बारे में जानकारी तेजी से बढ़ती चली गई। तेजी से रिसर्च और एनालिसिस हुई और उन कोल माइंस में और भी बहुत सारे और फॉसिल्स मिले। कोल माइंस में मिले फॉसिल्स में लगभग 30 इंडिविजुअल टिटानोबोआ डिस्कवर हुए, जिसमें से अधिकतर एडल्ट थे। इनमें से कुछ फॉसिल्स बहुत खराब हालत में थे। जब टिटानोबोआ का पहला फॉसिल मिला तो यह माना गया कि टिटानोबोआ बस 915 मीटर ही लंबा होता होगा। हालांकि जब 27वां फॉसिल मिला तब जाकर यह पता चला कि टिटानोबोआ लगभग 12 से 14 मीटर तक लंबा होता था और उस पर हुई एडवांस रिसर्च ने यह बताया कि उसके वर्टिब्रेट को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसका वजन लगभग 125 टन से 150 टन यानी कि 1250 किलोग्राम से 1500 किलोग्राम तक होता होगा। उसके बाद रिसर्च की गई टिटानोबोआ की डाइट पर। किसी भी जीव की डाइट पर रिसर्च करने के लिए कई तरीके होते हैं। उन्हीं में से एक तरीका है दांतों के निशान देखना, यानी कि यह देखना कि दुनिया भर में पाए गए अलग अलग जानवरों के फॉसिल्स पर किस किस तरह के जानवरों के निशान हैं। जैसे अगर कोई फॉसिल मिलता है जो कि एक हिरण का है और उस फॉसिल पर किसी शेर के दांतों के निशान है, तो उससे यह साबित होगा कि शेर मांसाहारी है। टिटानोबोआ के केस में भी ऐसे ही निशानों को परखा गया और ये जो पता चला उससे सब हैरान रह गए। टिटानोबोआ के समय के क्रोकोडाइल्स के फॉसिल्स पर टिटानोबोआ के निशान देखे गए
जिससे ये पता चला कि टिटानोबोआ क्रोकोडाइल्स का शिकार किया करते थे। इससे पहला फैक्ट तो ये पता चला कि टिटानोबोआ मांसाहारी थे। दूसरा फैक्ट ये पता चला कि क्रोकोडाइल्स के शरीर पर मोस्टली किड टिटानोबोआ के दांतों के निशान देखे गए, जिससे एक बड़ी बात निकलकर सामने आई। वह बात यह थी कि टिटानोबोआ जब खुद शिकार करते थे तब वो सामान्य जीवों का ही शिकार करते थे, लेकिन जब वो फीडिंग के लिए यानी कि अपने बच्चों को खिलाने के लिए जब शिकार करते थे तो वो बड़े जीवों का शिकार किया करते थे, जैसे क्रोकोडाइल्स। दोस्तों, टिटानोबोआ को ढूंढने के बाद टिटानोबोआ का नाम रखने की मुसीबत खड़ी हो गई। अंत में इसकी पूरी स्पीसीज का नाम रखा गया, टिटानोबोआ सेरजोनेंसिस। टिटानोबोआ टाइटैनिक से जुड़ा हुआ है। साइज में एक जायंट होने के कारण टिटानोबोआ का नाम ऐसा रखा गया। अगर पूरे नाम की बात करें, जो कि टिटानोबोआ सेरजोनेंसिस है, तो इसमें आगे का शब्द यानी कि टिटानोबोआ टाइटैनिक से लिया गया और अंत का शब्द सेरजोनेंसिस आया है सर जॉन कोल माइन से, जहां पर टिटानोबोआ को रिसर्चर्स ने ढूंढा था। टिटानोबोआ के फॉसिल्स मिलने के बाद इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की गई कि आखिर दुनिया का सबसे बड़ा स्नेक अपनी एग्जिस्टेंस में दुनिया के किन किन हिस्सों में रहा। सबसे पहला हिस्सा तो कोलंबिया और पनामा के पास था, जहाँ की कोल माइन से उन फॉसिल्स को ढूंढा गया था। इसके अलावा टिटानोबोआ के निशान दक्षिण अमेरिका में भी देखे गए, जिससे ये पता चला कि टिटानोबोआ दक्षिण अमेरिका में फैला हुआ था और दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं था। दोस्तों, टिटानोबोआ रेन फॉरेस्ट में रहना ज्यादा पसंद करते थे और उनके अधिकतर फॉसिल्स रेन फॉरेस्ट से ही मिले हैं। टिटानोबोआ जिस पीरियड में रहते थे उस पीरियड को पैलेजियन पीरियड कहा जाता है। जिस समय टिटानोबोआ एग्जिस्ट करते थे उस समय उनके साथ ही कॉन्डिलार्थ में सॉन्चिड भी एग्जिस्ट करते थे। इसके अलावा उस वक्त डायनासोर भी पृथ्वी पर हुआ करते थे। कई विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि डायनासोर और टिटानोबोआ को एग्जिस्ट नहीं करते थे, लेकिन अगर फॉसिल्स की बात माने तो यह नजर आता है कि टिटानोबोआ ने हमारी पृथ्वी पर 65 से 66 मिलियन साल पहले रहना शुरू किया था और वो लगभग 57 से लेकर 55 मिलियन साल पहले खत्म हुए थे। और डायनासोर के फॉसिल्स यह कहते हैं कि डायनासोर इस पृथ्वी से लगभग 66 मिलियन साल पहले खत्म हो गए थे। तो गाइस, भले ही कम समय के लिए, लेकिन ये कहा जा सकता है कि टिटानोबोआ और डायनासोर एक साथ एग्जिस्ट करते रहे हों। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि टिटानोबोआ डायनासोर के साथ ही खत्म हो गए थे और टिटानोबोआ के जायंट साइज की वजह से कुछ का यह भी कहना है कि हो सकता है कि टिटानोबोआ भी डायनासोर प्रजाति के ही रहे हों। हालांकि ये सब प्रिडिक्टर थ्योरीज ही हैं, जिनका सच होना जरूरी नहीं। दोस्तों, टिटानोबोआ के बारे में ये सब जानने के बाद अब बात करते हैं हमारे आखिरी सवाल के बारे में कि आखिर टिटानोबोआ का अंत कैसे हुआ और कैसे हुआ यह प्राणी विलुप्त। दोस्तों, जब भी कोई प्राणी बहुत ज्यादा ठंड या बहुत ज्यादा गर्मी से मरता है तो उसकी हड्डियां अलग अलग तरह से बिहेव करती हैं। जैसे ठंड से मरने पर हड्डियां सिकुड़ जाती हैं और गर्मी से मरने पर हड्डियां फैल जाती हैं। इसी आधार पर टिटानोबोआ के फॉसिल्स देखकर अंदाजा लगाया गया कि ग्लोबल फ्रीजिंग के कारण टिटानोबोआ का अंत हुआ होगा। तो दोस्तों, ये थे सारे टिटानोबोआ से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपको इस दैत्याकार जीव के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करें। और अगर इस तरह के टॉपिक्स आप देखना पसंद करते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।